चलिए ऑक्टाहेड्रल समझना अब आसान हो गया कि वैकेंट स्पेयर आर डायरेक्टिंग टचिंग टू 4 स्पेयर, तो आपने टेट्रा रखा। वैकेंट स्पेयर आर डायरेक्टिंग टचिंग टू 6 स्पेयर ऑफ एटम्स, किसने से? अगर वो 6 स्पेयर ऑफ एटम्स से टच करता है तो वो बनते हैं ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स। डेफिनेशन वैसे मैंने लिख रखी है, वन लाइन की, आप उसे नोट कर लीजिएगा पॉज करके। मैं दो तरीके से इसके डायग्राम बना के समझाना चाहता हूं, ठीक है। एक तो आप ऐसे समझ सकते हैं ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स को कि आप एक बेस पर 4 स्पेयर ऑफ एटम्स ले लीजिएगा। इस तरीके से चीजों को समझ सकते हैं कि एक बेस पर 4 स्पेयर ऑफ एटम्स ले लीजिएगा, ठीक है। ये वैकेंट स्पेयर आपको दिखाई दे रहा है, आपको ये फ्री स्पेस तो दिखाई देता है। चलिए अब दिमाग फिट करिएगा कि आपने ये जो एक प्लेन पर, एक बेस पर जो 4 स्पेयर ऑफ एटम्स ले रखे हैं, एक स्पेयर ऑफ एटम्स को ले रखा है बिल्कुल इसके पीछे। समझने का प्रयास करिएगा, एक स्पेयर ऑफ एटम्स इस 4 बेस स्पेयर ऑफ एटम्स के ठीक कहां पर है? पीछे, ठीक पीछे, ठीक बॉटम पर है, ठीक है, ठीक पीछे, ठीक है। और मैं थोड़ा हल्का हल्का सा कर रहा हूं, और एक स्पेयर ऑफ एटम्स ठीक रखा हुआ है इसके टॉप पर, ठीक उसके सामने रखा हुआ है। जो सामने वाला है, जो फ्रंट वाला है एटम्स, वो मैंने डॉट 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 लाइन से शो किया है, और जो बैक वाला है वो मैंने डार्क लाइन से शो किया है। आप उस चीज को खुद से समझ सकते हैं। फिर सुनिएगा, अब यहां पे तो वो चीजें बनना थोड़ा सा टिपिकल थी, ठीक है, यहां पे चीजों को समझना थोड़ा टिपिकल्स था। आप क्या कर रहे हैं कि 4 बॉल आपने ले ली, 4 बॉल आपने टच कर रखी है, एक स्पेयर मतलब 4 बॉल, आप मेरी बॉल पर ले लीजिए, आपने 4 बॉल आपने ले रखी है। एक बॉल मैं क्या कह रहा हूं, एक बॉल तो आप उसके ऊपर से रख दीजिए और एक बॉल आप उसके नीचे से रख दीजिएगा। 4 स्पेयर ऑफ एटम्स आपने ऑलरेडी ले रखे हैं प्लेन पर, एक स्पेयर ऑफ एटम्स ऊपर से रख दीजिए, एक स्पेयर ऑफ एटम्स नीचे से रख दीजिए। बीच में वो खाली स्पेस बंद हो गया, बीच में 4 एटम से, एक ऊपर से और एक नीचे से, टोटल 6 एटम से एक वर्ड जनरेट हो गया। उसी वर्ड को हम कह रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। वो वर्ड कितने एटम से टच कर रहा है? 4 तो बेस वाले, एक टॉप वाला, एक नीचे वाला, समझ में आता है, एक टॉप बॉटम वाला, तो टोटल 6 स्पेयर ऑफ एटम से वो टच करता है। समझ में आता है, जब टच करता है तो ये बात तो क्लियर हो गई कि सर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, क्योंकि वो 6 स्पेयर ऑफ एटम से टच करता है। ये 4 से करता था इसलिए 4 है इसका। ये क्वेश्चन हो सकता है आपका, ठीक है। चलिए, तो मैंने एक तरीके से तो आपको बता दिया कि एक तरीके से ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट कैसे आ सकता है, कि हमारे 6 स्पेयर एटम्स कैसे अरेंज करने हैं। डायग्राम के थ्रू मैं समझ रहा हूं कि एक तरीके से हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिएगा ये 3 स्पेयर ऑफ एटम्स मैंने ऐसे लगा लिए, ठीक है, ठीक। एक स्पेयर ऑफ एटम्स आप ऐसे लगा लीजिएगा, एक स्पेयर ऑफ एटम्स आप ऐसे लगा लीजिएगा, और एक स्पेयर ऑफ एटम्स आप ऐसे लगा लीजिएगा। तो ये अरेंजमेंट आएगा ऑक्टाहेड्रल। आप देख सकते हैं कि 4, या तो आप ऐसे समझ लीजिएगा, और ये जो फ्री स्पेस दिखाई दे रहा है, ये जो फ्री स्पेस बीच में रह गया, यही है आपका ऑक्टाहेड्रल पॉइंट। दूसरा तरीका मैंने पहले बताया था कि या तो आप 4 बॉल ले लीजिएगा, एक बेस पर, एक नीचे, एक ऊपर, तो आपका वैकेंट स्पेयर टच कर रहा होगा 6 स्पेयर ऑफ एटम से, और वो जनरेट होगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। और वो वर्ड स्पेयर 6 एटम से टच करता है, इसलिए मैंने लिख दिया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, ठीक है। यहां पे भी वर्ड आपका साइज पे डिपेंड करता है कि जितनी बड़ी साइज होगी उतना ही बड़ा आपका वर्ड जनरेट होगा, ठीक है। चलिए, तो एक बात हो गई, वर्ड की बात हो गई, डेफिनेशंस की बात हो गई, टेट्राहेड्रल के बारे में मैं पहले से बात कर चुका हूं। चलिए, यहां पे भी वही चीज मेरे लिए समस्या पैदा होती है कि सर मान लीजिएगा ये बात तो तय हो चुकी है कि भैया वर्ड में कैटायन रहता है और एनाइंस में रहते हैं, वर्ड में कौन रहता है? कैटायन, और बाहर कौन रहते हैं? एनाइन। ये बात तो मेरी आपसे पहले से ही हो चुकी है, ठीक है। चलिए, मान लो फिर वही बात आ जाती है कि सर अगर मैं आपको इस स्पेयर ऑफ एटम्स की रेडियस दे दूं तो क्या आप वर्ड की रेडियस बता सकते हैं? बिल्कुल बता दूंगा। तो मेरे पास वापस आ गया रेडियस ऑफ वर्ड, ऑक्टाहेड्रल के लिए बात कर रहे हैं, रेडियस ऑफ वर्ड अपॉन रेडियस ऑफ स्पेयर एटम
इक्वल्स टू 0.414। इस रिलेशंस को यूज करके हम बॉयड का रेडियस पता कर सकते हैं। स्फीयर ऑफ एटम का रेडियस गिवन है, अगर एटम का रेडियस गिवन है तो हम बॉयड का रेडियस पता कर सकते हैं। सिंपल तरीका है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। हालांकि ये रिलेशंस डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखवाया भी गया है, ध्यान रखेंगे। फिर वही बात, बॉयड में तो कैटायन रहता है, बाहर एनायन रहता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन बराबर 0.414। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल बॉयड के लिए रिलेशन है, ये टेट्राहेड्रल्स के लिए रिलेशन, ये टेट्रा के लिए है, ये ऑक्टा के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात करता हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर, सब बात हो गई मेरी। मैंने यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी थी, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए बन सकता है कि अच्छा सर टेट्राहेड्रल वर्ड्स के अगर नंबर ऑफ एटम्स गिवन है तो टोटल वर्ड्स आपके कितने जनरेट होंगे, 2n होंगे। बिल्कुल ऐसे ही यहां पे प्रॉब्लम्स बना करती है कि अगर नंबर ऑफ एटम्स आपके n है, नंबर ऑफ एटम्स आपके ऑक्टाहेड्रल्स के लिए बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम आपके n है, तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड आपके कितने होंगे, तो माय डियर उतने ही रहते हैं। ध्यान रखेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जितने एटम्स पैदा होते हैं उतने ही वर्ड पैदा होते हैं ऑक्टाहेड्रल्स में, लेकिन टेट्राहेड्रल्स में जितने एटम्स पैदा होते हैं, जितने एटम्स पैदा होते हैं उसके डबल वर्ड पैदा होते हैं। ठीक है, ये दिमाग में अच्छे से भर लीजिएगा कि जितने एटम्स होंगे टेट्रा में उसके डबल वर्ड पैदा होंगे, और ऑक्टाहेड्रल्स के लिए जितने एटम होंगे उतने ही वर्ड पैदा होंगे। और टेट्रा ऑक्टा 3D में होते हैं, इस बात का आप जरूर ख्याल रखेंगे। टेट्रा और ऑक्टा किसमें होते हैं, 3Ds में होते हैं, ये बात का आप विशेष ख्याल रखेंगे, नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, पहले मैं जरा इसे रफ कर दूं और फिर समझने का प्रयास करिएगा। सॉलिड स्टेट मेरा बेटा लास्ट होने वाला है, बस एक न्यूमेरिकल सिखाना है और डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड की बात करूंगा मैं आप लोगों से। ठीक है, चलिए। एक स्टूडेंट मेरे पास आया, उसने मेरे से एक बात कही कि सर एक बात बताइए, देखिए ये, ठीक है, आपने सर कहा है कि यहां पे रहते हैं एनाइंस, ठीक है, और यहां पे रहते हैं कैटाइंस। आपने यही तो कहा, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। 3D में आपने कहा है कि सर दो तरीके के बॉन्ड होते हैं, टेट्राहेड्रल बॉन्ड होते हैं और ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे कहता है कि मान लीजिएगा मेरे पास जिंक सल्फाइड का आयनिक कंपाउंड है या मेरे पास NaCl का आयनिक कंपाउंड है, तो ये बात तो तय हो गई कि जिंक कैटायन होगा, Na कैटायन होगा, और कैटायन आपका भैया कहां जाएगा, वर्ड में। ये बात तो समझ में आती है कि आयनिक कंपाउंड्स के कैटायंस जाएंगे वर्ड में और एनाइन जाएंगे बाहर। अब एक क्वेश्चन मेरे सामने निकल कर आता है कि सर ये समझ में नहीं आता कि 3D में जो कैटायंस होंगे वो कहां जाएंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड में जाना पसंद करेंगे या ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में जाना पसंद करेंगे। तो मेरे बच्चे, इस चीज को समझाया जाता है हमारे यहां रेडियस रेशियो से। किससे समझाते हैं, रेडियस रेशियो से इस बात को समझाया जाता है कि कैटायंस टेट्रा में जाना पसंद करेगा या कैटायंस ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में जाना पसंद करेगा। इस चीज को डिफाइन करती है रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो से हम लोग अरेंजमेंट पता कर सकते हैं अपने सॉलिड का, और हम पता कर सकते हैं कि वो किस बॉन्ड में जाना पसंद करेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी के सिलेबस में रेडियस रेशियो का टॉपिक इतना बड़ा नहीं है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं रेडियस रेशियो भी पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि रेडियस रेशियो का रोल क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड्स, समझ में आता है, आयनिक कंपाउंड्स का जो कैटायन है वो कहाँ जाएगा, 3D में तो रहेगा लेकिन कहाँ जाएगा, टेट्रा में या ऑक्टा में। तो ये बात डिफाइन होगी रेडियस रेशियो के बेसिस पे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपसे बात करूंगा। और मैं आपको बता दूं, मैं बहुत जल्दी आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ। हेलो एल्केन्स और एराइंस से मैं आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ, और मैं आपकी परेशानी दूर करने वाला हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर स्टूडेंट ज़्यादा पैनिक रहते हैं। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना।